नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। आने वाली 15 अक्टूबर को गोवा में 8वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। भारत समेत 5 देशों का ये संगठन 8वीं बार बैठेगा और अभी तक किस प्रकार से चुनौतियां रही हैं जिनसे मिलकर निपटने के लिए खाका तैयार किया गया है, लेकिन जो कोशिश या प्रयास किए गए हैं वो अभी तक कहां पे पहुंचे हैं और खासतौर से इस प्रकार के एक वैश्विक मंच में भारत ने अभी तक क्या कुछ भूमिका निभाई है और आने वाले समय में किस प्रकार की भूमिका की उम्मीद भारत से की जा सकती है और जो चुनौतियां हैं वैश्विक स्तर पर या कहा जाए क्षेत्रीय स्तर पर, उस पर जो ब्रिक्स जैसा सम्मेलन है वो किस प्रकार से उस पर आगे बढ़ता नजर आएगा। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शशांक जी, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दूसरे खास मेहमान नंदन उन्नीकृष्णन साहब हैं, जो कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों लोगों से विस्तार से समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से इस वैश्विक मंच की प्रासंगिकता, सार्थकता बनी हुई है और कैसे आने वाले समय में इससे और बेहतर नतीजे मिलने की संभावना और उम्मीद बनती है। लेकिन उससे पहले डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नजर। गोवा तैयार है उन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आवभगत के लिए जहां न सिर्फ दुनिया की 43% आबादी रहती है, बल्कि जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 30% भी है और जिसकी विश्व व्यापार में 17% की हिस्सेदारी है। गोवा में होने वाले 8वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके दौरान भारत पंचमुखी दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें शामिल है ब्रिक्स सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए संस्थागत व्यवस्था, पूर्व शिखर सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों को लागू करना, मौजूदा सहयोग तंत्रों का एकीकरण, नवाचार को प्रोत्साहित करना और निरंतरता यानी मौजूदा ब्रिक्स सहयोग तंत्रों को जारी रखना। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह अपने 8वें सम्मेलन में आपसी हितों की बात और वैश्विक मुद्दों पर तो चर्चा करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आतंकवाद चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के भविष्य को मजबूत करने और ब्रिक्स की देशों की जनता के बीच संवाद बढ़ाने के मकसद से 10 सूत्री सुझाव दिए थे, जिसमें शामिल थे ब्रिक्स व्यापार मेला, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान केंद्र, ऑडिट करने वाले संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना, ब्रिक्स डिजिटल इनिशिएटिव, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर ब्रिक्स फोरम, ब्रिक्स खेल परिषद, ब्रिक्स बैंक की मदद से स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट को मदद और ब्रिक्स फिल्म समारोह। इनमें से अधिकांश सुझावों पर अमल हुआ है, तो ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केंद्र जैसे मुद्दों पर काम काफी आगे बढ़ा है। ब्रिक्स व्यापार मेला, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, ब्रिक्स युवा मंच और ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट पीएम मोदी की पहल का ही नतीजा रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे कई मुद्दों पर बातचीत के जरिए सहयोग के नए क्षेत्रों को ढूंढा है। सम्मेलन में इस बार विषयों में सहयोग के साथ ही सदस्य देशों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भी भारत मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक निवेश जुटाने की कोशिश करेगा। तो कह सकते हैं साफ तौर पे कि सीधे तरीके से जो ब्रिक्स है उसकी प्रासंगिकता इसलिए बढ़ जाती है कि विश्व की अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो 43% आबादी इन्हीं 5 देशों के बीच में कहीं ना कहीं सिमटती नजर आती है। विश्व की जीडीपी की बात की जाए तो 30% जीडीपी इन्हीं देशों के हिस्से आती है और विश्व व्यापार का 17% हिस्सा इन 5 देशों के बीच में आता है। तो जाहिर सी बात है, इनको निगलेक्ट करना या इनके किसी भी कार्यक्रम में इनकी बात को नजरअंदाज करना विश्व समुदाय के लिए एक तरीके से नामुमकिन सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि कितना प्रासंगिक है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान। शशांक जी, आपको लगता है कि इस 8वें सम्मेलन में जबकि भारत अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी भी कर रहा है, कितना मौलिक तरीके से देखते हैं जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके आधार पर यह सम्मेलन को? देखिए, ऐसा है क्योंकि 8वें सत्र होने से कई बार ये लगता है कि हमारा एजेंडा काफ़ी विस्तृत हो चुका है और कई एरियाज में आगे बढ़ भी चुके हैं। तो क्या आवश्यकता है कि हर साल ही इस तरह की मीटिंग्स करी जाएं? और कई लोग कहते हैं कि अब उसकी ब्रिक्स की क्या प्रासंगिकता रह गई है जी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो हमारा मेन ध्येय था कि सुरक्षा परिषद का उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, सुधार होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र का सुधार होना चाहिए, वो नहीं हो पाए। G20 देशों ने एक तरीके से उसको कहा कि चलिए ठीक है, हम आपको थोड़ा मौका दे देते हैं एक ऊंचे मंच पे बात करने का जी। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक, IMF के जो विश्व की संस्थाएं हैं उन पे जो है रिफॉर्म्स होने थे, उसमें इमर्जिंग पावर्स को, इमर्जिंग इकोनॉमीज को ज़्यादा रोल मिलना था, वो नहीं मिल पाया है।
तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि इसकी जो है रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस दोनों ही हैं साथ में, और उसके दो अंग कहे जाएंगे। ब्रिक्स को अगर हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देना चाहें आपके दर्शकों को, तो उसमें यह है कि एक तो शुरुआत हुई रिक की, रशिया, इंडिया, चाइना, इन तीन लोगों ने, तीन देशों ने पहले इनफॉर्मल लेवल पे और फिर फॉर्मल तरीके से आपस में बातचीत करने की कोशिश करी। अंतर्राष्ट्रीय मसले जितने भी होते हैं, खासकर संयुक्त राष्ट्र के और बाकी जो भी अंतर्राष्ट्रीय मसले हों, ताकि जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, उद्देश्य जो हैं विकासशील देशों के, उनके बारे में क्या जो विचार रखने हैं, तीनों देश मिलकर रखते थे। दूसरी तरफ एक इप्सा करके संस्था बनी थी, जिसमें विकासशील देशों के और लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों ने आपस में मिलकर कहा कि नहीं, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के तीन बड़े बड़े देशों को साथ में मिलकर आपस में बातें करनी चाहिए। तो ये दोनों मिलकर, खास करके जो वर्ल्ड के जो बड़े बैंक्स रहे हैं, उन्होंने अपना ये इस तरीके से एनालिसिस किया, गोल्डमैन सैक्स वगैरह ने, कि साहब ये सबसे बड़ी उभरती हुई ताकतें हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, और अगले 20 एक साल में दुनिया में ये सबसे आगे निकलती चली जाएंगी। तो इसलिए इनको नजरअंदाज करना जो है ठीक बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये अभी आगे बहुत बढ़ना है जी, और एक बड़ी एक शुरुआत है अपने आप। जी नंदन जी, आपको लगता है कि जो बात शशांक जी ने कही बहुत अपने आप में रेलेवेंट है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने डेवलपिंग नेशंस की बात को अगर एड्रेस करने के लिए मौका नहीं दिया, तो हमने एक बड़ी सी लकीर खींचने की कोशिश की कि साहब नहीं, हमारे पास भी मौका, क्योंकि 43% आबादी है कम से कम इन्हीं 5 देशों की। तो जाहिर सी बात, इतनी बड़ी आबादी के जो इश्यूज हैं उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि रेलेवेंस दिन ब दिन गुजरते वक्त के साथ में ब्रिक्स की बढ़ती जा रही है? ब्रिक्स की रेलेवेंस तो है ही, वो तो उसमें दो राय नहीं हो सकते। और शशांक जी ने बिल्कुल सही बोला है कि ये जो मुद्दे हैं जिस पे ब्रिक्स इकट्ठे हुए थे, ग्लोबल गवर्नेंस के रिफॉर्म, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की रिफॉर्म, ये सब मुद्दे अभी भी हैं और इन पे चर्चा करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे जाएं। और दूसरी बात है, कई और मुद्दे जैसे टेररिज्म और इकोनॉमिक कोऑपरेशन आपस में 5 देशों के बीच में, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए और देखना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जी शशांक जी, आपको लगता है कि जो एजेंडा इस बार रखा गया उसका उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान, एक तरीके से मिलजुल के सारी चीज़ें तय करना और एक तरीके से ये भी तय करना कि साहब जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी उस तरीके से, क्या आपको लगता है कि एक टारगेटेड एजेंडे के साथ में अब बात बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि जो पिछली बैठकें रही हैं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा होगी, खासतौर से ऊफा सम्मेलन जो कि पिछली बार हुआ था? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पुराने सम्मेलन हुए हैं उनके निर्णयों को किस प्रकार से जो है कार्यान्वयन किया गया है वो बहुत आवश्यक है, और किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना। नेचुरली कुछ एरियाज में हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और कईयों में ऐसे एरियाज हैं जिसमें कि आम जनता को बड़ा उत्साह आता है जी, यंगस्टर्स को उत्साह आता है, या व्यापारियों को उत्साह आता है, या जो फिल्म प्रेमी होते हैं या कल्चरल उसके होते हैं तो उनको उत्साह मिलता है। लेकिन ओवरऑल जो है वो सीधे हमें ऊपर चढ़ते चलना है इसमें, और जिम्मेदारी लेने की बात ये हुई क्योंकि कई मसलों में खाली ब्रिक्स की ही बात नहीं होती, और देश भी अड़ोस पड़ोस के इसमें जुड़े रहते हैं। अब जैसे आतंकवाद का ही मुद्दा लीजिए, या पहले ज़माने में बात हुई कि साहब पिछले बार जब ये रूस में हुआ या चीन में हुए तो उसमें दिक्कतें आ रही थी कि उस समय इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी वो एक क्रॉस रोड्स पे पहुंच गई थी, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उस समय ब्रिक्स ने जो पहले विचार किया कि भाई एक न्यू बैंक बनाया जी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया जी, तो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एडिशनल रेवेन्यूज वगैरह को जनरेट करने के लिए एक इसी तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के सेक्टर में भी चीन ने इनिशिएटिव लिया, वो भी उसी के अंडर में ले आए ब्रिक्स के साथ में जी। तो इस तरह की बातें हुई। अब मेरे ख्याल से आवश्यकता इस बात की भी है कि जब से भारत ने एक आतंकवाद से निपटने के लिए एक नए कुछ कदम उठाए हैं, जो कि खास करके हमारे पड़ोसी देशों ने बहुत उसको उत्साह से उसका समर्थन किया है, और विश्व के और भी देशों ने जहां जहां आतंकवाद फैला है उन्होंने भी उसकी बात करी। तो मेरे ख्याल से जरूरी हो गया है कि उस पर भी हम कुछ उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ निर्णय लें आतंकवाद के बारे में, जो उन्होंने बात अभी रेज करी थी कि आतंकवाद बड़ा मुद्दा इसमें बन के बिल्कुल मैं इस विषय पे भी, आतंकवाद के मुद्दे पे भी आपसे बात जानूंगा। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आपने कहा, एक तरीके से ब्रिक्स की उपलब्धि के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सस्ता लोन सदस्य देशों को देना, उनके यहाँ जो खासतौर से जो सरकारी प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो या पीपीपी के आधार पर भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको सस्ता लोन दे के डेवलपमेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने की ओर कहीं ना कहीं ये बैंक काम करता नजर आ रहा है। देखिए, बातें तो बहुत समय से चलती रही हैं,
विकासशील देशों में कि किस तरीके से हम आपस में जो है बातचीत करके और अपना पैसा दिया जाए इस तरीके से कि जी। बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटीज़ वगैरह इम्पोज ना करी जाएं, साथ साथ अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करनी है तो वो भी हो सकेगी। तो इस बार जो है जब से ये बैंक आया है और ख़ासकर हमने देखा है कि एक तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का कि चीन जैसी देश की आंतरिक जो उनकी प्रगति है थोड़ी सी रुक सी गई है, तो इसलिए उनको भी लग रहा है कि अपना पैसा अगर और देशों में लगाते हैं तो शायद उसमें रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिल सकता है और देशों की भी आर्थिक जो है स्थिति मजबूत होगी, तो उसकी वजह से चीन को लॉन्ग टर्म में अपने कमोडिटीज़ के लिए जो अच्छे मार्केट्स मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से विन विन टाइप की सिचुएशन हो गई। तो बैंक बहुत ही समय पर आया है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रगति ये करेगा। जी नंदन जी, आपको लगता है कि ब्रिक्स के जो 5 देश हैं वो अपने आप में एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करती नजर आते हैं? जो चीज़ आपको चाहिए वो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए वो शायद तीसरे सदस्य देश के पास में है। कुछ की ऊर्जा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं तो कोई ऊर्जा के उत्पादन में आगे है, किसी का विनिर्माण और IT सेक्टर अच्छा है तो किसी को उसकी ज़रूरत है। ब्राज़ील और भारत जैसे देश की अगर बात की जाए तो हम कृषि में बहुत आगे हैं, बाकी को कृषि के उत्पादन की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो इसकी सस्टेनेबिलिटी को भी आगे बढ़ाने के लिए मददगार है? नहीं, बिल्कुल। जो अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी और कन्वर्जेंस इन 5 देशों में है। और जैसे आपने कहा था कि कई देश एनर्जी में पीछे है, कई देश को एनर्जी चाहिए, और प्रॉब्लम जो है नज़र आ रही है इस वक्त हमारी कनेक्टिविटी की, क्योंकि कोई 5 देश के बीच में कोई कनेक्टिविटी की जो ज्योग्राफिकली हम अलग अलग कहीं ना कहीं सिचुएटेड हैं जी, और हमें देखना चाहिए कि ये कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाए। इसके लिए जब तक ट्रेड हमारे बीच में नहीं बढ़ेगा वो कनेक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी। सो देयर हैज टू बी अ फोकस ऑन इंक्रीजिंग ट्रेड। एंड द अदर थिंग इज विच इज शशांक जी हैड पॉइंटेड आउट, जो कह रहे थे कि ये जो ब्रिक्स बैंक है, ये खासियत इस बैंक का ये है कि ये पहला बैंक है इंटरनेशनल मल्टीलैटरल जो बिना कोई वेस्टर्न नेशन की बना गया। ये पहली बार आफ्टर वर्ल्ड वॉर II such an institution has been created. So it is showing other developing countries that we are capable of moving ourselves सिर्फ आपके ऊपर हम निर्भर नहीं, हम करके भी दिखा सकते हैं। आप दोनों से ये चर्चा आप जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे और चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से कि आखिर भारत के बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में किस प्रकार की भूमिका है और दिन हर जो गुजर रहा है उसमें भारत की जो पोजिशनिंग मजबूत होती नजर आ रही है वैश्विक मंचों पर, वो किस प्रकार से फायदेमंद होगा भारत के हितों के लिहाज से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग। अरे सर जी, दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग। चूज RR का बेल्ट टू दी अकलमंद थिंग, चूज RR का बेल्ट टू दी अकलमंद थिंग, चूज RR का बेल्ट टू दी अकलमंद थिंग। I really like cars, so just 2 weeks into the job, they gave me a company car, a big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent, the handling is shaky, the engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything, but you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। भाई बोले तो अपुन के एरिया में
अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। और इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में, और आज हम बात कर रहे हैं आने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर किस प्रकार की उम्मीदें बनी हैं अब जबकि ये 8वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत के गोवा में होने जा रहा है। 2 खास मेहमान लगातार बने हुए। शशांक जी, आपको लगता है कि जो तमाम मुल्क हैं उनमें हिंदुस्तान लगभग 8% की रफ्तार से विकास करता हुआ देश है, तो जाहिर सी बात है भारत की इस प्रकार के जो फंडामेंटल्स उसके जो मजबूत है, कम से कम वो और ज़्यादा मदद करते नजर आ रहे हैं अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात की जाए? मैं बिल्कुल पूरे तरीके से सहमत हूँ जो आपने बात कही है, और ख़ास करके जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्किल डेवलपमेंट की बात करी है और मेक इन इंडिया की, तो एक प्रकार से जो है आगे जिस तरह से हमारी आबादी विश्व के सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई विकासशील जो आर्थिक शक्तियाँ हैं उनमें आगे बढ़ती चली जाएगी, और एक समय आएगा जो 2030 के करीब हम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा यंग टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर होगी। तो ऐसे समय में अगर हम अब से वो अपना फील्ड बनाना शुरू करते हैं, और ब्रिक्स जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से संस्थान माना जाएगा, जिसमें ये पूरा मैदान इस तरह से तैयार होगा जिसमें कि भारत जो है कंज्यूमर नेशन के तरीके से भी और मैन्युफैक्चरिंग नेशन के तरीके से भी और टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसिंग नेशन के तरीके से भी बहुत आगे निकल कर आएगा। तो मेरे ख्याल से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी शुरुआत करी है, एक इंक्यूबेटर्स वगैरह की शुरुआत करी गई है कि R&D नई टेक्नोलॉजीज का, और इसमें जो है मैं सोचता हूँ कि जो चीन और रूस खास करके ऐसे देश हैं जिनके साथ में हमने अलग अलग तो बातें करी हैं अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर रूस के साथ में को प्रोडक्शन की, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, को मार्केट जॉइंट मार्केटिंग की, इस तरह की बातें रही हैं। तो उनको जो है किसी तरह से बढ़ाकर ऐसे स्तर पे देखा जा सकता है कि कैसे हम अपने आपस में पांचों देश मिलजुल के हर एक का फायदा हो इससे। और एक बात करी गई है जैसे कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के 2 पहलू हैं। एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी हो, तो उसमें हमें अपने जो पड़ोसी देशों को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो भारत ने इस बार मैंने सुना है कि बिम्स्टेक के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाया है। तो उसमें करीब करीब वही देश हैं जो कि हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं, और कुछ उसमें आसियान के हैं, और साथ में अफगानिस्तान और मालदीव्स को भी बुलाया गया है। तो मेरे ख्याल से वो कनेक्टिविटी का काफ़ी मसला एक तरीके से हल हो जाता है। दूसरे कनेक्टिविटी का ये है कि कहीं से जो इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, या कोई अगर सेल करता है किसी दूसरे देश को, तो वहाँ का जो परचेज वहाँ से करके अपना जो माल है वो लेता है किसी हमारे पड़ोसी से, जैसे कोई चीन से खरीदता है या रूस से खरीदता है, जापान है या कोरिया है, और जापान कोरिया अगर कहीं मिडिल ईस्ट से कुछ चीज़ें खरीदते हैं या अफ्रीका से खरीदते हैं तो भारत को आ सकता है। तो एक तरीके से वो भी कनेक्टिविटी हो जाती है जिसमें कि तीसरे देशों को इन्वॉल्व किया जा सकता है जो हमारे उनके प्रोसेसेस हैं। जी, आर्थिक मुद्दे के अलावा नंदन जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने पिछली बार के जो घोषणा पत्र था उसमें कई सुझाव दिए, तो उसमें खासतौर से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की थी, तमाम आर्थिक मसलों के अलावा भी कि लोगों के बीच में कल्चरल रिलेशंस आगे बढ़े, सब चीज़ें हों, गेम्स को लेकर प्रमोशन, फिल्मों को लेकर प्रमोशन की बात को, वो सब चीज़ें हमने कम से कम देखा कि ज़मीन पर उतरती नजर आ रही है। तो कम से कम जब आपसी लोगों के बीच में रिश्ते बढ़ेंगे, युवाओं पर खास तौर से जो कोशिश किया है, तो उससे भी ब्रिक्स कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत होता नजर आएगा, संबंधों में सुधार होते नजर आएंगे। बिल्कुल, कल्चरल रिलेशंस अगर बढ़ेंगे और हम एक दूसरों को समझेंगे, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्राज़ील के सोसाइटी के बारे में इस वक्त बहुत कम है, हमें बढ़ाना चाहिए। और जैसे ब्राज़ील में भी बहुत कम समझ है हिंदुस्तान के बारे में। पर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ टू व्हाट मिस्टर शशांक सेड, द इम्पोर्टेंस इज दैट हिंदुस्तान ने अंडरस्टैंड किया कि हम अकेले में तरक्की नहीं कर सकते, हमारे जो पड़ोसी स्टेट्स हैं उनको भी साथ में आना चाहिए, तभी ये ब्रिक्स का आउटरीच टू बिम्स्टेक, अफगानिस्तान, मालदीव्स बहुत इम्पोर्टेंट है। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पे तो हिंदुस्तान काम कर ही रहा है जी। तो और नेबरहुड के साथ अगर हम जोड़ेंगे
ब्रिक्स को तो फायदा सबके लिए होगा। जी शशांक जी, आपको लगता है कि एक बात की चर्चा लगातार हो रही है कि दुनिया जिस दंश को झेल रही है, आतंकवाद के दंश को झेल रही है, उस पर भी कुछ एक बात निकल के आ सकती है, क्योंकि ये बात कहा जा रहा है कि जो आज के वैश्विक माहौल है उसमें सबसे ज्यादा चिंता किसी भी मंच पे होती है तो सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पे होती है। मेरा सेंसिटाइजेशन तो किया ही जा सकता है इसमें, क्योंकि इस पे आतंकवाद का मुद्दा जो है डायरेक्टली मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि यहीं पे उसको सॉल्व करना है ब्रिक्स के अंदर ही। उसके लिए जो है सुरक्षा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र बहुत सारी कमिटीज बनी हुई हैं आतंकवाद के खिलाफ, और वहाँ पे कई बार हमने देखा है कि ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा भी उसमें कई बार ब्रेक्स लगा दिए जाते हैं, रुकावट आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे को बता सकें कि आतंकवाद में वो हम सब देशों को कष्ट दे सकता है। और कोई ज़माना था, आपको याद होगा कुछ साल दशक पहले जब भारत बात करता था आतंकवाद की, तो विश्व के जो पश्चिमी देश हैं वो बात करते थे कि आपके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमज़ोर है, उसको मजबूत कीजिए, आपके पड़ोसी देशों के रिश्ते ठीक नहीं है, उनको ठीक कीजिए। अब जब से उनको लगा कि 80-90% उनके यहाँ जो आतंकवाद है वो एक ही देश से आ रहा है, या वो आतंकवादी भागकर या ट्रेनिंग वहीं लेकर आते हैं, तब से वो ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। अब हमारे जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, कई बार उनको इतना पूरे तरीके से, जैसे आपने कहा, कल्चरली इतनी सेंसिटिविटी कई बार नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम कल्चरली अपने लोगों को इधर उधर आने जाने का ज़्यादा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि यंग पीपल जो है चीन से यहाँ आए, हमारे यंग पीपल चीन जाएँ, रूस से यहाँ आए, तो मेरे ख्याल से वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिक इंटरेस्ट हमारे सबके एक से है। जी, और हर कोई विश्व में शांति चाहता है। नंदन जी, आपको इस मुद्दे पे लगता है कि जो मसला आतंकवाद का है, इस पे जब चूंकि अब भारत की बात बेहतर तरीके से सुनी जाने लगी, भारत ने अपनी एक पोजीशनिंग कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है वैश्विक मंचों को लेके, अब भारत के द्वारा कही हुई बात को निगलेक्ट करना किसी भी विश्व के लिए दुनिया भर में कहीं पे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस मंच से उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो पाएंगे? वो सोल्यूशन आएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर एड्रेस करेंगे इन मुद्दों को। मेरे ख्याल में इसमें बहुत ऑनेस्ट और डिटेल्ड चर्चा होगी, और मेरे ख्याल में इस बार भारत सक्सीड करेंगे समझाने में कि टेररिज्म सबके लिए नुकसान पहुंचाता है, और जो डिफरेंसेस है हमारे बीच में, कई देश टेररिज्म को एक तरफ से देखते हैं, हम दूसरी तरफ से देखते हैं। मेरे ख्याल में हम सब लोग इस अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हैं कि टेररिज्म जो भी फॉर्म है उसका इज एन इविल फॉर एवरीबॉडी, तो हमें सबको मिलके लड़ना चाहिए इसके साथ। जी शशांक जी, आपको लगता है कि एक मौका भी हो सकता है, हालांकि ऑफिशियली नहीं है, कि ब्रिक्स के तहत एक बायलेटरल्स का भी मौका मिले, जब राष्ट्र प्रमुख आएंगे तो फिर स्वाभाविक है बैठना, हालांकि एक ऑफिशियल अभी कार्यक्रम नहीं आया, बट हम उम्मीद करें क्या चीज़ें हैं जो किन किन देशों के साथ में एड्रेस हो सकती हैं, भारत अपनी बात रख सकता है, उनको वो चीज़ें समझ में आ सकती हैं, एक मौका होगा। ये इसी तरह के जो शिखर सम्मेलन होते हैं, इनका सबसे बड़ा महत्व यही है कि आपस में हमारे शीर्ष स्तर के नेताओं को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, और जो भी इश्यूज उनके सामने आए होते हैं उनको सोचने का कि भाई किस तरीके से इसको आगे बढ़ा जा सकता है विश्व स्तर पर और द्विपक्षीय स्तर पर। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री अपने जो इश्यूज तरह तरह के हैं उनको साथ में लेंगे अपने सब देशों के नेताओं के साथ में, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इससे वाकई में प्रगति होगी इस तरह के रिश्तों में जो है। और मैं सिर्फ इसमें ऐड करूंगा कि 15 तारीख को सुबह हमारा बायलैटरल है रूस के साथ, फॉर्मल जो हमारी एनुअल समिट होती है, वो पुतिन और मिस्टर मोदी की मीटिंग 15 तारीख को सुबह होगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। जी, आपको क्या लगता है, क्या कि बड़ी हेडलाइंस क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं? क्या वो हम इकोनॉमिक को लेके कुछ बड़ी चीज़ें देख सकते हैं, आपस में कोऑपरेशन को लेके बड़ी चीज़ें देखेंगे समिट से, या हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशूज़ पे ज़्यादा कंसर्न्स होते नज़र आएंगे? क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एजेंडा मुख्य तौर पर रहेगी, जिसमें कुछ बात बनती नज़र आ सकती है? मुझे लग रहा है एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ ना कुछ होगा। मुझे जहाँ तक मेरे विचार है, मुझे लग रहा है टेररिज्म पे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। आई वुड लाइक टू सी ग्रेटर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ब्रिक्स के बीच में, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और मैं ये भी सुनना चाहूँगा कि ब्रिक्स बैंक किस तरीके के प्रोजेक्ट अब फाइनेंस करेगा। जी शशांक जी, आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्या वो बड़ी बातें निकल के आ सकती हैं जब हम एक यहाँ से गोवा डिक्लेरेशन जब हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे? तो नहीं, देखिए ये बड़ी वो एक
परेशानी रहती है जी जब ये शीर्ष स्तर के लेवल पर डेलीगेशंस मिलते हैं कि क्या डिलीवरेबल्स ऐसे हैं जो कि दें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए, नहीं तो अगले साल जब मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम तब फिर कहेंगे साहब ये विचार करे गए थे, इस पर तो प्रोग्रेस हुई नहीं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि जो पुराने डिसीजंस हुए हैं कि उनमें से कितना प्रोग्रेस हुआ है, कौन से आगे बढ़े हैं, और पब्लिक जिसमें सपोर्ट मिला है सबसे ज़्यादा और जो पब्लिक को मोटिवेट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे इन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दा मुझे लगता है ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे पूरे पड़ोसी देशों में बड़ा उत्साह आया है कि भारत ने जो है आतंकवाद से डील करने के लिए नया तरीका निकाला है, तो वाकई में आतंकवाद से छुट्टी पाई जा सकती है और हम सब देश आगे बढ़ सकते हैं अपने जहाँ जिस दिशा में आर्थिक प्रगति के लिए और अपने देशवासियों को अच्छे जिंदगी देने के लिए आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विकासशील देश ब्रिक्स के साथ में हैं उनका सबसे पहला यही मुद्दा रहेगा कि किस तरीके से हम जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी सरकारें चला सकें। और भारत का इसमें बहुत बड़ा महत्व है कि भारत सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट देशों में माना जाता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह हैं कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। जी, इस समिट के बाद में जब डिक्लेरेशन हम देखेंगे तो क्या जो डेवलप्ड नेशंस हैं थोड़ा सा उन पर भी असर पड़ेगा? नहीं साहब, ये तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, इनकी बात को थोड़ा और ज़्यादा तवज्जो दीजिए। छोटा सा जवाब। नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमारे डेवलप्ड नेशन से इतना कोई मतलब नहीं है जी। हमको खाली ये है कि हम चाहते हैं कि उनको भी साथ में जोड़ के चलें, लेकिन ब्रिक्स में नहीं ऐड कर सकते जी। खाली नहीं, अन्य मंचों पे वो हमारी बात सुने हाँ, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब ये एक बढ़ता हुआ मंच है और अब यहाँ जो कंट्रीज हैं या काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उनकी बात को निगलेक्ट ज्यादा ना किया जी। मैं कॉन्फ्लिक्ट का तरह से नहीं देखता हूँ, मैं खाली देखता हूँ कि इससे जो है एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए वर्ल्ड स्टेज पे भी। ब्रिक्स और वेस्ट में कंपटीशन नहीं है जी, दोनों पैरेलली एक ग्रो कर सकते हैं, कम से कम ये गुंजाइश बनती नजर आती है। दोनों पैरेलली भी नहीं, साथ में ग्रो करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मेहमानों का खास तौर से ये कहना था कि उम्मीद है इस बात को लेके कि आम सहमति कई उन मुद्दों पे बने जिनको लेके कि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, चाहे वो व्यापारिक स्तर पे हो, आपसी सहयोग के स्तर पे हो, या फिर आतंकवाद जैसा मुद्दा हो जिसको कि लेकर दुनिया भर में एक बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है। उम्मीद हमें इस बात की है कि जब 16 तारीख को यह सम्मेलन खत्म होगा तो किस प्रकार के घोषणा पत्र के माध्यम से आपसी बातचीत तय होकर निकल के आएगी। फिलहाल इस चर्चा में आज बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।